दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों, मैं ये मानकर चलता हूं कि जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर कर रहे हैं और वो लाइब्रेरी भी जाते होंगे और वहां पे वो करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं एक क्विज लेके आया हूं आपके लिए जो कि लास्ट वीक के करंट अफेयर्स पर आधारित है। ठीक? यहां पे ये क्विज, मेरा ये मानना है, ना केवल आपकी जानकारी बढ़ाएगा बल्कि आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो उनकी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके नॉलेज में एडिशन लाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्विज की जो कि आधारित है करंट अफेयर्स पे। दोस्तों 10 मिनट 10 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, उस 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत और किस देश ने अपनी पहली रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य सीमा पार आवाजाही और व्यापार को बढ़ावा देना है? ऑप्शन आपके सामने है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपनी पहली रेल कनेक्टिविटी, ठीक है, ये जो है इसको मंजूरी दी है? तो आपका समय समाप्त होता है, चेक कीजिए। राइट आंसर इज डी, भूटान। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से हमारे जो वर्तमान में विदेश नीति है उसका मैं क्रिटिक रहा हूं, ठीक है, मैं उसकी आलोचना करता हूं क्योंकि सबसे पहले अगर आपके कोई काम आएगा तो वो आपका पड़ोसी आता है। उसी तरह से जब भी देश पे कोई मुसीबत आती है तो उस पे पड़ोसी देश सबसे पहले काम आता है। लेकिन जब अभी भारत और पाकिस्तान का जो 4 दिन का युद्ध हुआ उसमें किसी भी पड़ोसी देश ने भारत का साथ नहीं दिया। क्लियर? इवन जो देश जो हमारे ट्रेडिशनली दोस्त हैं उन्होंने भी एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी जो कि भारत के फेवर में हो। सिर्फ एक देश ऐसा था जिसने भारत के फेवर में बात की, वो है अफगानिस्तान। क्लियर? तो अब इस जो फॉरेन पॉलिसी है उसको करेक्ट करने के लिए यहां पे एक देश के साथ पहली रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी है और वो देश है भूटान। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यानी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को के, यहां पे गलती से एन 2 बार आ गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR में शामिल किया गया है? ठीक है, जिससे ये भारत का 13वां ऐसा रिजर्व बन गया है। तो दोस्तों कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला यहां से बनता है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो दो प्रश्नों को मैंने कंबाइन किया है और एक प्रश्न बना दिया है। तो ये है भारत का 13वां, ठीक है, भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को द्वारा घोषित। तो चलिए चेक करते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है ये है हिमाचल प्रदेश। क्लियर? और हिमाचल में भी स्पीति, ठीक है, हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति। हिमाचल के जानने वाले जो हैं, हिमाचल के रहने वाले, उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाहौल और स्पीति जो है वो हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और अगर हम एरिया के बारे में बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, तो हिमाचल का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौल स्पीति है। क्लियर? अगर हम लाहौल की बात करें तो लाहौल फिर भी वहां पे वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, लेकिन ये जो स्पीति है, ये जो स्पीति है यहाँ पे बहुत वेजिटेशन कम है, रेयर। क्लियर? यहाँ पे मिट्टी के पहाड़ और आपको पत्थरों के पहाड़ ही देखने को मिलते हैं। यहाँ बारिश भी बेहद कम होती है, यहाँ डायरेक्ट बर्फ पड़ती है। तो गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर जो है +40 डिग्रीज और सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्रीज होता है। इसीलिए इसे कोल्ड डेजर्ट कहा गया है। क्लियर है? तो ये जो कोल्ड डेजर्ट टर्म दी गई है वो इसीलिए दी गई है। और लास्ट वीक में स्पीति को कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है यूनेस्को द्वारा। क्लियर है? अब यहां पे एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है और एक नेशनल पार्क होते हैं। क्लियर? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हिंदी में वन्य जीवन अभयारण्य और नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अब दोस्तों, यहां पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं लेकिन आप यहां रह नहीं सकते। और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की जो पूरी जिम्मेवारी होती है वो सरकार की होती है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व, बायो का मतलब लिविंग, स्फीयर का मतलब एरिया, ठीक है। यहां पे जो सरकार है वो लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा एरिया बनाती है जहां पे जानवरों और वहां की जो वनस्पति है उसका ख्याल रखने के लिए लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए पहले देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअल में क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा जोन है, यहाँ पे बायोस्फीयर जो है उसमें 3 जोन होते हैं। ठीक है? ये जहां पे अगर आप देख रहे हैं, ये है कोर जोन। ये टोटली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पे कोई नहीं जा सकता। क्लियर? यहां कौन जा सकता है? यहां पे ऐसे लोग जा सकते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं या वो रिसर्च में है, रिसर्च करने के लिए जाएंगे। तो कोर जोन जो है ये वहां पे आम आदमी नहीं जा सकता, ये टोटली प्रोटेक्टेड एरिया है। क्लियर? सेकंड जोन जो होता है ये होता है बफर जोन। बफर जोन जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, रिक्रिएशन के, मनोरंजन के यहाँ पे साधन होते हैं। क्लियर? और तीसरा जोन जो होता है ये होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो है यहाँ पे लोकल आबादी रहती है, यहाँ पे लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार जो है इस प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपनी जिम्मेवारी क्यों निभाएंगे, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये जो बफर जोन है यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट खुलेगा या जो भी रिक्रिएशन या जो भी यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी होगी तो वो होगी लोकल लोगों की, यानी जो ट्रांजिशन जोन में लोग रह रहे हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन डिस्टरबेंस नहीं हो सकती। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। जो नेशनल पार्क है वहां आप घूमने जा सकते हैं, रह नहीं सकते। क्लियर? लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पे लोग रहते हैं और इन्हीं की जिम्मेवारी होती है सरकार के साथ मिलकर कोर जोन को प्रोटेक्ट करने की। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 का विषय यानी थीम क्या है जिसे प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न तो यहां पे निकल गया कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है, तो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है।
अब यहां पे प्रश्न ये है कि 2025 की थीम क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने अभी तक आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक कि आपका आंसर सही है या गलत। तो थीम है 2025 की अंतरिक्ष में रहना, लिविंग इन स्पेस। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र के 2025 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम अंतरिक्ष में रहना यानी लिविंग इन स्पेस है। आई होप तीनों के तीनों प्रश्न अभी तक आपके ठीक हुए होंगे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगेन यहां से एक इनडायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे बाल विवाह अब नहीं हो सकता, उसे बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे काफी डिटेल में चला गया हूं मैं, क्योंकि सेंटर में इस तरह के एग्जाम पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायपुर, बालोद। तो दोस्तों आई होप आपने अभी तक आंसर मार्क कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज बालोद। क्लियर। लेकिन ओवरऑल आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे बाल विवाह अब नहीं होता, उसे बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्लियर। तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस, आकाश, अग्नि प्राइम, पृथ्वी 2। ये आपकी ऑप्शन है। तो आपका समय समाप्त होता है। लेट्स चेक इट आउट कि आपका आंसर सही है या गलत। तो राइट ऑप्शन इज अग्नि प्राइम। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जो ये 4 दिन का युद्ध हुआ, वहां से भारत ने एक निर्णय लिया है कि एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्योंकि इस बार के युद्ध में ये देखा गया कि जो युद्ध है वो ट्रेडिशनली नहीं लड़ा गया। यहां पे मिसाइल्स और ड्रोन इनका इस्तेमाल किया गया। और यहां पे एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए भारत अपनी मिसाइल प्रणाली जो है उसको, मिसाइल प्रणाली और मिसाइल लॉन्चर प्रणाली टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप कर रहा है। ठीक। तो अभी हाल ही में अग्नि प्राइम जो है वो रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से वो लॉन्च किया गया, उसका टेस्ट किया गया। ठीक है। तो एक लॉन्चिंग पैड जो है वो एक रेल पे बनाया गया था, ट्रेन पे बनाया गया था और उसको टेस्ट किया गया। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने परिचालन आवश्यकताओं यानी जो रनिंग करना है और उसकी रख रखाव मेंटेनेंस के सहयोग के उद्देश्य से किस आईआईटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़, आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों उन्ना के बिल्कुल साथ में पड़ता है आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ के साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां पे जितनी भी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी मेंटेनेंस जो है उसके लिए सुझाव या जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आईआईटी रोपड़ तैयार करेगी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना 6-7 अक्टूबर 2025 को होने वाली थी जिसे सुपरमून के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं
ठीक है, तो ये घटना हो चुकी है। ठीक है, तो इस घटना को कहा जाता है हार्वेस्ट पूर्णिमा, यानी हार्वेस्ट फुल मून। दोस्तों ये जो हार्वेस्ट फुल मून है, 6-7 अक्टूबर को यह घटना हुई, जहां पे चांद पूरी तरह से चमक रहा था, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन जो रोशनी होती है वो ज्यादा होती है। अब इसे यूरोप में हार्वेस्ट जो है, हार्वेस्ट फुल मून क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई किसान जो है अपनी फसल को पूरी तरह से नहीं काट पाते, तो रात में वो फसल को काट, देर रात तक वो फसल को काट पाए, इसलिए चांद जो है वो, क्योंकि रोशनी ज्यादा है तो किसान लेट नाइट तक काट सकते हैं, इसीलिए इसे हार्वेस्ट फुल मून कहा जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 8वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 27 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। आई होप अभी तक आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। इट इज 30 सितंबर। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों बहुत सारी किताबें जो हैं, बहुत सारी किताबें जो है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, तो उसको ट्रांसलेट अलग अलग भाषाओं में किया जाता है, ताकि जो पाठक हैं, ठीक है, उनको उसका फायदा मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई किताब इंग्लिश में लिखी गई और इंडिया का कोई व्यक्ति है, वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, तो उसका अनुवाद जो है वो हिंदी में किया जाएगा, ताकि वो उसे हिंदी में पढ़ सके। क्लियर? तो इंटरनेशनली भी यही होता है। तो इंटरनेशनली भी अलग अलग भाषाओं में जो है वो किताबें छपती हैं और उनको अनुवाद करने का काम किया जाता है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। क्लियर? और ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। डन? चलिए बढ़ते हैं अगले नए प्रश्न की ओर। विश्व पशु दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे। ऑप्शन आपके सामने है, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। आपका समय समाप्त होता है। लेट्स क्रॉस चेक इट। ये है 4 अक्टूबर। क्लियर? दोस्तों किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सेंटर के हैं चाहे वो स्टेट के हैं, डेज जो हैं, इंटरनेशनल डेज जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उसके परिवर्तनकारी प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ आईएसएसए ने आईएसएसए से आईएसएसए अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया? क्लियर? तो पहला प्रश्न यहां से मिलता है कि आईएसएसए अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी ये किसको दिया गया? तो ये मिला है भारत को। अगला प्रश्न ये आ जाता है, भारत सरकार की ओर से ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो जहां बात हो रही है सोशल सिक्योरिटी की, तो सोशल सिक्योरिटी में जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स किसने स्वीकार किया? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने। दोस्तों अब यहां पे मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं,
और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी गूगल का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में केंद्रीय सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? क्लियर? कोई भी गूगल का इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरी सभी को ये एडवाइस है। अगर आपको नहीं आता, ठीक है, तो ऑप्शन जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप क्लियर कट लिखिए, हमें नहीं पता, वी डोंट नो, आई डोंट नो। क्लियर है? तो अगर आप इसका पूरी ईमानदारी के साथ सही जवाब देंगे तो इससे मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आऊंगा। अगर आपको पता है, गुड इनफ, आप मेंशन कीजिए। अगर आपको नहीं पता है, डोंट गो फॉर गूगल। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ मेंशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे वो मैसेज जरूर करें। अगर नहीं आता तो क्लियर कट लिखें, आई डोंट नो। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। और हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध कार्यकर्ता के संगठन का विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, FCRA की फुल फॉर्म होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। यह कदम लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों के बाद आया। ऑप्शन आपके सामने है, मेधा पाटेकर, कैलाश सत्यार्थी, सोनम वांगचुक, अरुणा रॉय। तो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, आपको मार्क करना है एक क्वेश्चन एक आंसर। तो आई होप आपने अभी तक आंसर मार्क कर दिया होगा। तो लेट्स चेक इट आउट कि आपका आंसर सही है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो सी है, ऑप्शन सी, सोनम वांगचुक। दोस्तों हाल ही में सोनम वांगचुक, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साइंटिस्ट है और टीचर भी है, इनको गिरफ्तार कर दिया गया और इन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA को लागू किया गया है। ठीक है, और इन्हें राजस्थान की एक जेल में डाला गया है। अब जब तक सोनम वांगचुक, जो केंद्रीय सरकार है, उसकी तारीफ कर रहे थे, तब तक इन्हें देशभक्त कहा जा रहा था। लेकिन क्योंकि सरकार ने जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उसको हटाया, तो सरकार ने यह प्रॉमिस किया था कि लेह और लद्दाख को शेड्यूल 6 में डाला जाएगा, शेड्यूल 6 में डाला जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो अपना वादा निभाने से मुकर गई और इसको टालती रही। तो सोनम वांगचुक ने इसी के विरुद्ध यहां पे अनशन शुरू किया और केंद्र सरकार के लिए सोनम वांगचुक जो है वो देशद्रोही हो गए। ये वही व्यक्ति है जो देश के लिए बहुत सारे सम्मान लेके आया, जो कि रेमन मैगसेसे अवार्ड से भी इनको प्राप्त हुआ है। और केंद्रीय सरकार, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग सम्मानों से इनको सम्मानित किया हुआ है। तो क्या एक्चुअल में सोनम वांगचुक जो है वो देशद्रोही थे? तो अगर देशद्रोही थे तो केंद्र सरकार ने इनको सम्मान क्यों दिए? दोस्तों सोनम वांगचुक जो है, इनकी एक संस्था है जिसका नाम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसे सेकमोल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे इस संस्था को विदेशों से भी धन प्राप्त होता है, डोनेशंस आती हैं। लेकिन सरकार ने अब इनका ये जो FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये जो लाइसेंस है, इसको रद्द कर दिया है। यानी सोनम वांगचुक की ये संस्था जो है फॉरेन से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। क्लियर? तो इसको आपको जानना पड़ेगा, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा
आप लोगों को जागरूक कीजिए। ठीक है, सोनम वांगचुक की वाइफ ने अभी आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हैबेस कॉर्पस जो है वो रिट के लिए केस किया है। ठीक है, मंडे को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस भी आ चुकी हैं, जहां पे उनको बोला गया है कि सोनम वांगचुक की पत्नी को जो गिरफ्तारी का कारण है वो ये बताया जाए रिटर्न में, और सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। क्लियर है। वहीं अगर हम मेधा पाटेकर की बात करते हैं तो मेधा पाटेकर का संबंध जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ है। कैलाश सत्यार्थी जो है इनका संबंध एक ऐसी एनजीओ के साथ है जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध काम करती हैं। अरुणा रॉय जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। क्लियर। तो इनके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो यहां पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में स्थित 5 शताब्दी पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन किया गया? तो ऑफ कोर्स जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है त्रिपुरा, इसमें टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है क्योंकि ये काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। यहां पे मेरा एक प्रश्न आप सभी के लिए एक और है, ये जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ये हिमाचल में भी कहीं स्थित है। तो हिमाचल में स्थित एकमात्र त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मुझे इसका आंसर आप मैसेज बॉक्स में कीजिए। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित गोकुल जलाशय को सितंबर 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया? ठीक है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं इंडिया में 2 तरह की साइट्स हैं, एक रामसर वेटलैंड्स है और एक वेटलैंड्स है। ठीक है, रामसर वेटलैंड्स जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो मीट करती हैं, उनका जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ मैच खाती हैं, उनको रामसर वेटलैंड्स कहा जाता है। और भारत सरकार ने भी कई जगहों को वेटलैंड घोषित किया है। रामसर जितनी भी वेटलैंड्स होती हैं जहां पे पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो हाल ही में बिहार की 2 जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर वेटलैंड्स में यहां पे घोषित किया गया है और उनको रामसर वेटलैंड्स में शामिल किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना और बक्सर। ये जो बिहार गोकुल जलाशय है, ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तो लेट्स चेक इट आउट। ये है बक्सर में। दोस्तों आपने बक्सर का युद्ध जरूर सुना होगा। ठीक है, तो बक्सर जो है ये बिहार में पड़ता है। यहां पे एक प्रश्न मैं आपके लिए और छोड़े जा रहा हूं कि बक्सर का युद्ध किस और किन किन के बीच में हुआ था? क्लियर। तो यहां पे अभी इसी प्रश्न पे फोकस करते हैं। ये जो गोकुल वेटलैंड है, गोकुल वेटलैंड है, ये बिहार में स्थित है और इसे यहां पे यूनेस्को ने रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया है। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी जो है इसी से रिलेटेड है। सितंबर 2025 में बिहार के किस वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित किया गया जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है? दोस्तों मैंने स्पेशली यहां पे मेंशन किया है, प्रश्न को मैंने चेंज कर दिया है टोटली, क्योंकि यहां पे जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे वो है उदयपुर। तो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो वो हमेशा उदयपुर जो है उसको कनेक्ट करेगा राजस्थान के साथ। लेकिन ये जो उदयपुर झील है इसका संबंध जो है ये बिहार के साथ है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में ये स्थित है। क्लियर है। अब ये जो 2 जो स्थल हैं जिनको रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है, इसके साथ ही भारत में टोटल रामसर वेटलैंड्स की जो संख्या है
वो 93 हो गई है। क्लियर। और अगर हम रामसर की बात करें, रामसर दोस्तों ईरान में एक शहर है जहां पे 1971 में 2 फरवरी 1971 में मीटिंग में एक घोषणा की गई थी कि हम पक्षियों को बचाने के लिए जो विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाएंगे, और इसीलिए 2 फरवरी को हम हमेशा इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्लियर। यहां पे मेरा एक और प्रश्न है कि भारत, क्योंकि इंडिया ने इसको फॉर्मली ज्वाइन यहां नहीं किया था। क्लियर। तो मेरा प्रश्न ये है कि भारत ने जो रामसर कन्वेंशन है, जो रामसर कन्वेंशन है उसे कब ज्वाइन किया, किस वर्ष उसे ज्वाइन किया। क्लियर। तो काफी सारे प्रश्न हैं इस बार आपके लिए। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, और हमारा आखिरी प्रश्न है ओफियोरिजा एक्विनाटा। ठीक है, ओफियोरिजा एक्विनाटा को भारत के किस क्षेत्र में खोजा गया है? पूर्वी हिमालय, अरावली हिमालय, अरावली पर्वतमाला, सुंदरबन डेल्टा, या पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स। राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। पहली चीज दोस्तों, ये ओफियोरिजा एक्विनाटा है क्या चीज है? तो दोस्तों इट्स अ वैरायटी ऑफ कॉफी, और इसे पाया गया है केरला में। ठीक है, और केरला जो है ये है वेस्टर्न घाट्स में। क्लियर। तो दोस्तों 15 प्रश्न हो चुके हैं। मैं चाहता था कि इसको यहीं रोका जाए, लेकिन लेट्स सी, एक क्वेश्चन और करते हैं। सर क्रीक भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। पंजाब और पंजाब, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, राजस्थान भारत और बलूचिस्तान, गुजरात भारत और सिंध पाकिस्तान, महाराष्ट्र भारत और मकरान पाकिस्तान। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, तो लेट्स सी। तो दोस्तों ये है गुजरात और सिंध में। गुजरात भारत में है और सिंध जो है पाकिस्तान में है। दोस्तों हाल ही में ये क्यों चर्चा में रहा, सर क्रीक? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसको अपने अंडर मानता है कि यहाँ का जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंडर है, और भारत ये क्लेम करता है कि ये उसका एरिया है। हालांकि नेविगेशन के लिए दोनों के लिए ओपन है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। दोस्तों सर क्रीक डिस्प्यूट, बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन तो है ही, लेकिन एक एरिया जो है यहां पे रण ऑफ कच्छ के साथ मिलता है। ठीक है, रण ऑफ कच्छ, ये वाला एरिया जो है ये रण ऑफ कच्छ है जो गुजरात में है, और इसके ठीक साथ में एक ऐसा एरिया है जिसे एक ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पे रखा गया है, सर क्रीक लाइन। ठीक है, इसी चीज को लेकर भारत और पाकिस्तान में डिस्प्यूट है, और लास्ट वीक ये इसीलिए चर्चा में रहा। क्लियर। तो अगर आपको प्रश्न ये आ जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री है, तो ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में रेड क्लिफ लाइन हो। रेड क्लिफ लाइन की जगह यदि सर क्रीक लाइन भी हो तो राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया था जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन
ठीक है, WMO ये नामकरण प्रणाली का पालन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। गलती से श्रीलंका ऑलरेडी हाईलाइटेड है तो आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों ये है श्रीलंका। दोस्तों जितने भी देश होते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, ठीक है, ये सभी देशों से नाम लेता है और फिर उसके बाद अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो उसका नाम जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है, इस बार जो शक्ति है, ये जो साइक्लोन आया अरेबियन सी में, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को इंपैक्ट किया, तो ये नाम दिया था श्रीलंका ने। तो आई होप, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके 17 के 17 प्रश्न जो हैं वो ठीक हुए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी काम आएगा, तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। क्लियर है? और यदि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, जैसा कि एक कैंडिडेट का, एक स्टूडेंट का, एक दर्शक का मुझे मैसेज आया था कि TGT और टेट पे वीडियो जरूर बने, तो उस पे वीडियोस मैं ऑलरेडी बनाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो यदि आप भी चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए विशेष धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।